जय हिंद डिफेंस लवर्स। आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। डीआरडीओ ने भारत के प्राइवेट सेक्टर को सौंपी 7 बड़ी परियोजनाएं। अब भारत और रशिया दूसरी कंट्रीज को एक्सपोर्ट करने के लिए Su-30 फाइटर्स का करेंगे भारत में जॉइंट प्रोडक्शन। बायोलॉजिकल वेपन में इस्तेमाल करने के लिए चीन से पाकिस्तान को भेजे जाने वाले प्रतिबंधित केमिकल्स को भारत ने किया सीज। प्रोजेक्ट 75I प्रोग्राम में AIP ट्रायल्स हुए पूरे और अब फैसला इंडियन नेवी के पास। और इंडियन एयरफोर्स के सुखोई फाइटर्स पहुंचे ऑस्ट्रेलिया। डीआरडीओ ने TDF स्कीम के तहत प्राइवेट सेक्टर के लिए 7 और नई परियोजनाओं को मंजूरी दी है, जो कि इंडियन आर्म फोर्सेस और एरोस्पेस एंड डिफेंस सेक्टर्स की अलग अलग रिक्वायरमेंट्स को पूरा करेंगे। इन 7 परियोजनाओं में से पहली है सिनेरियो एंड सेंसर सिमुलेशन टूलकिट को विकसित करना, जो कि मुख्य रूप से रियलिस्टिक सिनेरियोज में पायलट्स की सिमुलेटर ट्रेनिंग में इस्तेमाल होंगे और ये एक फुल मिशन प्लानिंग और एक लार्ज फोर्स एंगेजमेंट में भी मदद करेगा। और ये परियोजना एक नोएडा बेस्ड स्टार्टअप जिसका नाम है ऑक्सीजन 2 इनोवेशंस प्राइवेट लिमिटेड को दी गई है। इसके बाद दूसरा नाम है अंडर वाटर लॉन्च्ड अनमैन्ड एरियल व्हीकल, और जैसे कि इसके नाम से मालूम पड़ रहा है, एक ऐसा UAV जिसे पानी के नीचे से लॉन्च किया जा सके और इसे मरीन बैटलफील्ड में मल्टीपल कॉम्बैट रोल्स के लिए डिप्लॉय किया जाएगा। और इसके प्राइमरी ऑब्जेक्टिव में इंटेलिजेंस, सर्विलियंस, रिकॉनेसेंस, मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस ये सभी शामिल हैं। और ये परियोजना दी गई है पुणे बेस्ड सागर डिफेंस इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड को। इसके बाद तीसरी परियोजना है लॉन्ग रेंज के रिमोटली ऑपरेटेड व्हीकल, जो कि डुअल यूज सिस्टम होंगे और इनकी मदद से अंडर वाटर ऑब्जेक्ट्स को डिटेक्ट, क्लासीफाई, लोकलाइज और न्यूट्रलाइज किया जा सकेगा। और ये हमारे की एसेट्स को सस्पेक्टेड ऑपरेशनल एरिया से दूर रखने में भी मदद करेंगे। और ये परियोजना दी गई है कोची बेस्ड IROV टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड स्टार्टअप को। इसके बाद चौथी परियोजना है एयरक्राफ्ट के लिए आइस डिटेक्शन सेंसर का डेवलपमेंट, जिसके तहत एक ऐसे सेंसर को विकसित किया जाए जो कि फ्लाइट के दौरान आइसिंग कंडीशन को डिटेक्ट करने में सक्षम हो, ताकि एयरक्राफ्ट के पायलट को ये पता लग सके कि एयरक्राफ्ट पर बर्फ जम रही है और उसे एंटी आइसिंग मैकेनिज्म को ऑन करने की जरूरत है। और ये परियोजना दी गई है बेंगलुरु बेस्ड क्राफ्ट लॉजिक लैब्स प्राइवेट लिमिटेड को। इसके बाद पांचवी परियोजना है एक्टिव एंटीना एरे सिमुलेटर के साथ एक रडार सिग्नल प्रोसेसर को विकसित करने की, जिसकी मदद से टेस्ट के लिए मल्टीपल टारगेट सिस्टम्स की डिप्लॉयमेंट और मल्टीपल शॉर्ट रेंज एरियल वेपन सिस्टम्स का इवेल्युएशन तो ये इनेबल हो सकेगा। और ये जो सिस्टम है ये लार्जर रडार सिस्टम्स के लिए एक बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक की तरह काम करेगा। और ये प्रोजेक्ट दिया गया है चेन्नई बेस्ड डेटा पैटर्न इंडिया लिमिटेड को। इसके बाद छठी परियोजना है एक ऐसे टाइमिंग एक्विजिशन एंड डिसएमिनेशन सिस्टम को विकसित करना जो कि आधारित रहे इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम पर। और ये परियोजना दी गई है बेंगलुरु बेस्ड एकॉर्ड सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड को। और उसके बाद सातवीं और आखिरी परियोजना है मल्टी फंक्शनल वेरिएबल एप्लीकेशंस के लिए ग्राफीन बेस्ड स्मार्ट एंड ई टेक्सटाइल्स का डेवलपमेंट, जो कि कोयम्बटूर बेस्ड स्टार्टअप एलोटेक प्राइवेट लिमिटेड विकसित करेगी। लेटेस्ट मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक HAL द्वारा भारत में मैन्युफैक्चर किए जाने वाले सुखोई Su-30 फाइटर जेट्स अब दूसरी कंट्रीज को एक्सपोर्ट किए जा सकते हैं। और अगर ये डील फाइनल होती है तो फिर जो सुखोई Su-30 फाइटर्स एक्सपोर्ट किए जाएंगे तो उनकी मैन्युफैक्चरिंग HAL की नासिक फैसिलिटी में होगी। और जबकि इन सुखोई फाइटर के जो ओरिजिनल रशियन मैन्युफैक्चरर है तो वो भारत में इनके प्रोडक्शन एफर्ट को सपोर्ट करने के लिए सहमत भी है। और इस डील को फाइनल करने के लिए जो बातचीत है वो सक्रिय रूप से चल रही है। और मीडिया रिपोर्ट्स में सोर्सेस के हवाले से बताया गया कि अभी हाल ही में जब भारतीय प्रधानमंत्री ने रशिया को विजिट किया था तो उनकी इसी विजिट के दौरान इस कोलैबोरेशन पर भी डिस्कशन हुआ है। और इसके साथ और भी ऐसे कई कोलैबोरेशन को डिस्कस किया गया है जिसमें संयुक्त रूप से मैन्युफैक्चरिंग और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी शामिल हो। और अभी वर्तमान समय में जो Su-30 फाइटर जेट हैं उसके दुनिया भर में कई सारे ऑपरेटर्स हैं, जिनमें भारत और रशिया के अलावा अल्जेरिया, अंगोला, आर्मेनिया, बेलारूस, इथोपिया, इंडोनेशिया, कजाकिस्तान, मलेशिया, म्यांमार, चीन, युगांडा, वेनेजुला और वियतनाम शामिल हैं। और अब भारत में बनने वाले Su-30 फाइटर्स दूसरी कंट्रीज को भारत से एक्सपोर्ट होते हैं तो निश्चित रूप से भारत के डिफेंस एक्सपोर्ट के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा। बाकी Su-30 फाइटर्स की खासियत के बारे में जानना है तो उस पर डिटेल वीडियो ऑलरेडी हमने बनाई है, आप उसके माध्यम से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और अगर आपको Su-30 MKI फाइटर से इंस्पायर्ड मर्चेंडाइज में दिलचस्पी है तो उसके लिए आप विजिट कर सकते हैं squadron.in, और जिसमें आप कारगिल विजय सेल के तहत स्पेशल डिस्काउंट भी प्राप्त कर सकते हैं। बस उसके लिए आपको यूज़ करना है कूपन कोड विजय। बाकी इसके अलावा भी हाल ही में जब भारतीय प्रधानमंत्री ने रशिया की विजिट करी थी और फिर रशियन राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से उनकी मुलाकात की जो कुछ तस्वीरें भी सामने आई थी, तो उन तस्वीरों के आने के बाद से वेस्टर्न मीडिया में बरनौल लगाने वाली सिचुएशन बन गई थी और उनकी तरफ से भारत की प्रधानमंत्री की इस रशिया विजिट को क्रिटिसाइज किया गया था। पर खैर उससे फर्क कुछ पड़ता नहीं है, लेकिन एक बात ये स्पष्ट है कि भारत ने एक बार फिर से पूरी दुनिया को दिखाया कि भारत वही करता है जो उसके राष्ट्र हित में होता है, फिर चाहे वो किसी को पसंद आए या ना आए। भारत की सिक्योरिटी एजेंसीज ने पाकिस्तान जाने वाले एक और कंसाइनमेंट को सीज किया है, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे केमिकल्स थे जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिबंधित हैं
और ये मुख्य रूप से टीयर गैस और राइट कंट्रोल एजेंट्स के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। और ये प्रतिबंधित केमिकल्स वाला कंसाइनमेंट चीन से पाकिस्तान की तरफ जा रहा था, जिसे तमिलनाडु पोर्ट पर सीज किया गया। और ऑफिशियल्स के मुताबिक इस बात की पूरी संभावना है कि पाकिस्तान कथित तौर पर चीन की मदद से कुछ ऑफेंसिव केमिकल एंड बायोलॉजिकल वॉरफेयर प्रोग्राम पर काम कर रहा है। और ये जो कंसाइनमेंट था ये चीन से पाकिस्तान बेस्ड एक डिफेंस सप्लायर जिसका नाम है रोहेल एंटरप्राइजेस, तो उसके लिए जा रहा था। इसका कुल वजन था 2560 किलोग्राम, जिसमें करीब 103 ड्रम्स थे और हर एक ड्रम 25 किलोग्राम का था। और इन सभी ड्रम्स में भरे हुए थे प्रतिबंधित केमिकल। और जब इस कंसाइनमेंट को लेकर एक वेसल तमिलनाडु के कटुपल्ली पोर्ट पर पहुंची, तब कस्टम अथॉरिटीज ने एक रूटीन चेकिंग के दौरान ही इस कंसाइनमेंट को डिटेन किया, क्योंकि इसमें केमिकल का जो नाम था वो भारत के एक्सपोर्ट कंट्रोल लिस्ट में शामिल था। और फिर इस मामले पर एक्सपर्ट्स की मदद ली गई, इस केमिकल की जांच हुई और ये पाया गया कि यह वो केमिकल है जो कि वासिनर अरेंजमेंट में लिस्टेड है। और जैसे कि आप सभी जानते हैं कि भारत इस वासिनर अरेंजमेंट का हिस्सा है, लेकिन चीन और पाकिस्तान नहीं है। और इस कंसाइनमेंट को भारत ने कस्टम एक्ट 1962 और वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन एंड डिलीवरी सिस्टम एक्ट 2005 के अंडर सीज किया। और आपको ध्यान होगा कि इससे पहले मार्च के महीने में भी भारत की सिक्योरिटी एजेंसीज ने चीन से पाकिस्तान जाने वाले एक और ऐसी कंसाइनमेंट को सीज किया था, जिसमें कुछ ऐसे डुअल यूज इक्विपमेंट मिले थे जिनका इस्तेमाल पाकिस्तान के न्यूक्लियर एंड बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम में किया जा सकता है। जर्मन शिप बिल्डर थाइसन-करुप मरीन सिस्टम्स ने बुधवार को इंडियन नेवी के प्रोजेक्ट 75I वाले प्रोग्राम के लिए अपनी HDW क्लास 214 सबमरीन के वेरिएंट के साथ एक फ्रेश पिच करी है, जिसमें कुछ नई टेक्नोलॉजीज का इंटीग्रेशन, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और भारत का जो आत्मनिर्भरता वाला इनिशिएटिव है, तो इन चीज़ों पर काफ़ी फोकस किया गया। और मीडिया ब्रीफिंग के दौरान थाइसन-करुप मरीन सिस्टम इंडिया के CEO की तरफ से क्लियर किया गया है कि टेक्निकली वो इस कंपटीशन में एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन पर हैं, क्योंकि थाइसन-करुप ने मार्च में हुए ट्रायल्स के दौरान AIP सिस्टम को फुली डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाया है। और आत्मनिर्भरता वाले गोल को प्राप्त करने के लिए वे भारत को सबमरीन के डिज़ाइन और टेक्नोलॉजी को ट्रांसफर करने की पूरी इच्छा रखते हैं। और जबकि थाइसन-करुप ने इस फ्रेश पिच के साथ सबमरीन के एक बिल्कुल नए डिज़ाइन को भी पेश किया है, जो कि ज़्यादा स्टेल्दी है और इसमें नई लिथियम आयन बैटरी सिस्टम भी आपको देखने को मिलेगा। और कंपनी ऑफिशियल्स के मुताबिक उनके AIP सिस्टम और लिथियम आयन बैटरी का जो कॉम्बिनेशन है वो इस सबमरीन की ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज़ को काफ़ी महत्वपूर्ण तरीके से बढ़ा देगा। और इस प्रोजेक्ट 75I वाले प्रोग्राम के तहत जो पहली सबमरीन होगी उसमें कम से कम 45% तक का स्वदेशी कंटेंट रहेगा। और इस प्रोग्राम के तहत छठी और आखिरी सबमरीन के बनते बनते ये स्वदेशी कंटेंट 60% तक बढ़ेगा। बाकी इस प्रोग्राम का जो दूसरा कॉम्पिटिटर है, जो कि है स्पेन की नेवेंटिया, जिसने अपनी S80 सबमरीन को ऑफर किया है, तो इनकी भी जो AIP सिस्टम के ट्रायल्स हैं वो जून के महीने में हो चुके हैं। और अब दोनों ही कंपनीज के AIP सिस्टम्स के ट्रायल्स पूरे होने के बाद अब निर्णय इंडियन नेवी लेगी कि किस सबमरीन के साथ वे जाना चाहते हैं। बाकी जब यह कॉन्ट्रैक्ट साइन होगा तो उस कॉन्ट्रैक्ट के 7 वर्षों के अंदर पहली सबमरीन डिलीवर की जाएगी। ऑस्ट्रेलिया में आयोजित होने वाली एक्सरसाइज पिच ब्लैक में पार्टिसिपेट करने के लिए इंडियन एयरफोर्स का कंटिजेंट आज ऑस्ट्रेलिया पहुंच चुका है। और जैसे कि पहले के डिफेंस अपडेट में ऑलरेडी हम आपको बता चुके हैं कि इस एक्सरसाइज में भारत की तरफ से सुखोई Su-30 MKI फाइटर्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और इन फाइटर जेट्स के अलावा C-17 ग्लोबमास्टर और इल्यूसिन 78 एयर टू एयर रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट भी ऑस्ट्रेलिया पहुंचे हैं। और इस एक्सरसाइज के दौरान जो सुखोई Su-30 MKI फाइटर्स हैं उन्हें F-35, F-22, F-18, F-15, ग्रिपन, यूरोफाइटर टाइफून, तो इस तरह के फाइटर जेट्स के साथ ऑपरेट करने का एक्सपीरियंस मिलेगा। इसके अलावा एक अपडेट यह है कि जम्मू में पाकिस्तान द्वारा स्पॉन्सर्ड आतंकियों की गतिविधियां बढ़ जाने के बाद से आज कठुआ में जम्मू कश्मीर और पंजाब में टॉप सिक्योरिटी ऑफिसर्स की एक रिव्यू मीटिंग कंडक्ट हुई थी। इस मीटिंग में जम्मू कश्मीर पुलिस के DG, पंजाब पुलिस के DG, BSF के स्पेशल डायरेक्टर जनरल और इंडियन आर्मी के वेस्टर्न कमांड के सीनियर ऑफिसर्स मौजूद थे। और इस दौरान भारत और पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ सिक्योरिटी ग्रिड को रिव्यू किया गया। और ऑफिसर्स के मुताबिक संभावित रूप से पाकिस्तानी आतंकियों ने अंतर्राष्ट्रीय सीमा के माध्यम से सफलतापूर्वक घुसपैठ करके वे किसी तरह से उधमपुर और डोडा डिस्ट्रिक्ट के घने जंगलों में पहुंच चुके हैं। बाकी आपको बता दें कि सीमा पार से जितने भी सुमोरों ने भारत में घुसपैठ करी है उन सभी का केवल एक ही अंजाम होने वाला है, और वो आप सभी को पता है क्या, और उसकी सारी तैयारी हो चुकी है। बाकी पाकिस्तान की फिलहाल अभी कंडीशन कुछ ऐसी है कि एक तरफ वो भारत में अपने सुमोरों की घुसपैठ करवा रहा है, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान की जो आर्मी है वह क्वेटा में बलोच सिविलियंस पर ओपन फायर कर रही है, क्योंकि जो ये बलोच सिविलियंस हैं ये अपने उस इनोसेंट साथी की सेफ रिलीज के लिए प्रोटेस्ट कर रहे थे, जिसे पाकिस्तान की आर्मी ने किडनैप करके गायब कर दिया। बाकी अब समय है आज के इतिहास का। आज के दिन 1999 में कारगिल में अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए राइफलमैन राजकुमार राय और राइफलमैन जीत बहादुर लिंबू राय वीर गति को प्राप्त हुए थे। आज के दिन 2003 में मणिपुर में अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए सूबेदार केहर सिंह वीर गति को प्राप्त हुए थे और इन्हें मरणोपरांत शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया।
आज के दिन 1998 में पुंछ में अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए सिपाही संजीव सिंह ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था। आज के दिन 2018 में कश्मीर में अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए पैराट्रूपर एम बिहारी मीना ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। और आपके लिए आज का प्रश्न यह है कि इंडियन एयरफोर्स की सर्विस में सुखोई Su-30 फाइटर्स के सबसे पहले वेरिएंट कौन से इंडक्ट किए गए थे। और अब समय है आज के टॉप 3 कमेंट्स का, जो ये रहे आपकी स्क्रीन पर। तो हमारे आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको एपिसोड पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें। कोई भी सुझाव या सवाल हो तो उसके लिए कमेंट सेक्शन ओपन है। और अगर आपने अभी तक डिफेंस स्कॉट की सुपर ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो आज ही डाउनलोड करें और एक्सप्लोर करें डिफेंस की दुनिया को एक अलग तरह से। बाकी जल्द ही मिलेंगे नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।